प्रणाम सर। गुड इवनिंग सर, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है आवाज। ओके ओके आ रही है। ओके सर। नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपमाला आईएफपीएस द्वारा प्रायोजित निरंतर प्रतिदिन अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार फोरम का 295वें दिन में आप सभी का स्वागत कर रही हूँ। आज के इस वेबिनार को शुरू करने से पहले हम सभी लोग 1 मिनट का साइलेंट प्रेयर करेंगे।
ओके, आज के हमारे गेस्ट स्पीकर है हमारे डॉक्टर मनीष आजाद सिंह। इनका मैं एक छोटा सा इंट्रो दे रही हूँ। हालांकि ये परिचय के मोहताज तो है नहीं, हमारे आईएफपीएच मंच पे ये बार बार आते ही रहते हैं, फिर भी मैं इनके बारे में एक छोटा सा इंट्रो दे रही हूँ। सर ने बीएचएमएस अपना कंप्लीट किया होम्योपैथिक यूनिवर्सिटी जयपुर से। इन्होंने रिपट्री से एमडी किया है। ये डिवाइन होम्यो क्लिनिक नाडेसर वाराणसी में फिजिशियन है। और इनका आज का विषय है हिस्ट्रियोनिक व्यक्तित्व विकार और इसके लिए होम्योपैथिक औषधीय प्रबंधन। सो डॉक्टर मनीष, आपका आईएफपीएच मंच पे फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ओवर टू यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। और आज का जो हमारा टॉपिक है हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, मैं उसके लिए सबसे पहले स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। ठीक है मैम, मेरी स्क्रीन विजिबल है ना? यस सर, इट्स विजिबल। ठीक है मैम, थैंक यू। तो आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, और इसमें हम होम्योपैथी से क्या कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्या होता है, ठीक है। क्योंकि हमने इससे पहले 3 बार 3 क्लासेस, मतलब ये तीसरी है पर्सनालिटी डिसऑर्डर पे क्लास। इससे पहले हमने नार्सिसिस्टिक और एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर को पढ़ा है, ठीक है। तो इसके साथ हमारा क्लस्टर बी, मतलब बेसिकली जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर में 3 क्लस्टर्स में समझाया जाता है कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर किस किस टाइप के होते हैं। तो जो क्लस्टर बी का पर्सनालिटी डिसऑर्डर है वो आज खत्म हो जाएगा। हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर उसमें लास्ट होता है। हमने इससे पहले नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर देख रखा है, और उससे पहले एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर देखा था। तो आज हम हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर देखें। अब जैसे हम हमेशा करते हैं, किसी भी पर्सनालिटी डिसऑर्डर को समझने के लिए सबसे पहले एक इमेज देखते हैं और उस इमेज से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। अब आप अगर इस इमेज को ध्यान से देखेंगे तो इसमें एक इंसान के हाथ में लैपटॉप नहीं है। वो सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए ना उसने इस तरीके से रखा हुआ है कि देख के ऐसा लगता है कि उसके हाथ में लैपटॉप है। सबसे फर्स्ट पे एक आदमी बैठा है जिसने चश्मा पहना हुआ है, और उसके हाथ में टाइपराइटर है, बेसिकली एक लैपटॉप नहीं है। हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर थोड़ा सा इसी तरीके का होगा, ठीक है। यहाँ पे इंसान का सारा जो बिहेवियर होगा ना, वो बेसिकली सिर्फ अटेंशन के लिए ही होगा, ठीक है। उसको सिर्फ ये चाहिए कि सारा का सारा ध्यान उसके प्रति हो, और वो उसके लिए जो चीजें कर सकता है वो करेगा, ठीक है। हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर पे चलने से पहले एक और चीज, पर्सनालिटी डिसऑर्डर का फर्स्ट वर्ड है हिस्ट्रियोनिक, ठीक है, जो निकला है वर्ड हिस्टेरिया से। तो जिनको नहीं पता, हिस्टेरिया बेसिकली एक साइन है या एक टाइप का बिहेवियर है, जहां पे इंसान इराटिक टाइप का बिहेवियर करता है, जो थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल होता है, ठीक है। आप यहाँ पे डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि इंसान अभी खुश है और अभी दुखी है, और रीजन नहीं पता, ठीक है। वो अभी हंस रहा है और अभी अगले सेकंड रो सकता है किसी बात पे, उसका भी आपको रीजन नहीं पता, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली मतलब अनरैशनल और इराटिक बिहेवियर आ सकता है किसी भी समय पे, ठीक है। उसको हम कहते हैं हिस्टेरिया। हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर में क्या होगा कि यही बिहेवियर कंटिन्यूअस बहुत टाइम तक बना रहेगा। पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्या होता है? बेसिकली एक डाइवर्स ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर है, जहां पे मतलब जैसे कि कुछ कुछ बिहेवियर सब में ही होता है, ठीक है, जो थोड़ा सा अलग होता है या अटपटा होता है, लेकिन ये कुछ देर तक के लिए रहे या कुछ दिन के लिए रहे और चला जाए तो नॉर्मल है, ठीक है। पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्या होता है? एक ऐसे तरीके ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर है जहां पे ये जो इराटिक या बिजार सिम्टम है ना, या बिहेवियर है, ये लंबे टाइम तक बना रहेगा, ठीक है। मतलब ये कुछ दिन का या कुछ वक्त का नहीं है, बट एक लंबे टाइम तक इंसान में दिखाई देगा कि हाँ ये बिहेवियर उसके में बहुत टाइम से मुझे दिख रहा है, तो ये शायद इसके पर्सनालिटी में प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। क्योंकि देखो, हम सभी को थोड़ा थोड़ा अटेंशन चाहिए, हम सभी को थोड़ा थोड़ा प्यार चाहिए, हमें हम सभी को चाहिए कि हम अच्छे दिखें, हम सभी को चाहिए कि हमारी फिजिक अच्छी हो। लेकिन अगर यही अटेंशन सीकिंग में कन्वर्ट हो जाए कि अटेंशन सीकिंग बिहेवियर ही हो गया है हमारा, हमें ये लग रहा है कि हम ही दुनिया के सबसे सुंदर इंसान है। वो एक मीम था ना कि मैं इतनी सुंदर हूं, मैं क्या करूं। तो फिर अब प्रॉब्लमैटिक है वो चीज, ठीक है। तो अगर ये चीज एक लंबे टाइम तक चल रहा है, एक अननेचुरल बिहेवियर जो बहुत लंबे समय तक बना रहेगा, तो ये चीज प्रॉब्लमैटिक है, और इसको हम हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर में काउंट करेंगे। जो वर्ड हिस्ट्रियोनिक है, इसका मतलब होता है ड्रामेटिक या थिएट्रिकल, ठीक है। तो इस इंसान के बिहेवियर में ड्रामा कहीं ना कहीं हमेशा रहेगा, ठीक है। अब वर्ड ड्रामा सुनते ही जो मेरी तरफ मतलब मूवीज बहुत देखता होगा, उसको शायद किरण खेर याद आ जाए, जो कान पे हाथ रख के नहीं चिल्लाती है, ठीक है। तो ड्रामेटिक बिहेवियर होता है इस इंसान का, ठीक है। वो किस समय पे कैसा थिएट्रिकल बिहेवियर देगा वो नहीं पता,
वो किस समय पे कैसा बिहेव कर दे किस चीज को लेके वो नहीं पता होता है, ठीक है। ये क्लस्टर बी का एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। इस डिसऑर्डर में लोगों का जो इस इमोशन होता है वो इंटेंस होता है, अनस्टेबल होता है, और सेल्फ इमेज थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड होता है। हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर एक साइकोलॉजिकल कंडीशन है जहां पे प्रोलॉन्ग पैटर्न होगा कांस्टेंट अटेंशन सीकिंग बिहेवियर का। इंसान बार बार ऐसा बिहेवियर करेगा जहां पे उसको अटेंशन चाहिए, ठीक है। और एग्जैजरेटेड इमोशंस होंगे, ओवरवेलमिंग डिजायर होगा कि मुझे नोटिस किया जाए, और इस चीज में सेक्सुअली प्रोवोकेटिव बिहेवियर हो सकता है, ठीक है। मतलब उसका बिहेवियर थिएट्रिकल हो सकता है और उसका बिहेवियर सेक्सुअली प्रोवोकेटिव हो सकता है, ठीक है। तो ड्रामा होना या प्रोवोकेशन करना इनके लिए नॉर्मल है, ठीक है। इनका सेल्फ एस्टीम मतलब हम खुद को किस तरीके से देखते हैं, तो इनका सेल्फ एस्टीम इसी चीज पे डिपेंडेंट है कि सामने वाले का नजरिया क्या है हमारे प्रति, वो हमारे बारे में क्या सोच रहा है, वो हमें किस तरीके से देख रहा है। इनका इसी तरीके से ही बिहेवियर होता है। इनका देखने का तरीका, सोचने का तरीका, समझने का तरीका इसी तरीके से होता है, ठीक है। दे ऑफन बिहेव ड्रामेटिकली और इनअप्रोप्रिएटली टू गेट अटेंशन। इनको अटेंशन अगर चाहिए होगा तो ये इसके लिए किसी भी तरीके का बिहेवियर कर सकता है। ये इनअप्रोप्रिएट हो सकता है, ये ड्रामेटिक हो सकता है बिहेवियर, बट इनको इसी से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ये इस तरीके का बिहेवियर कर सकते हैं बहुत इजीली, ठीक है। क्योंकि इनका जो सेल्फ एस्टीम है, खुद को देखने का नजरिया, वो इसी चीज पे ही डिपेंड करता है। नेक्स्ट है एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी का मतलब कितना कॉमन है ये चीज आम जनता में देखने का, ठीक है। हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर जनरल पॉपुलेशन में 2 से 3% का होता है, ठीक है। अब सुनने में लगता है कि 2 से 3% कम होता है, ठीक है। बट जब आप इसको पॉपुलेशन रेशियो के हिसाब से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि नहीं, 2 से 3% इज लिटरली मतलब एक वैल्यूएबल नंबर है, ठीक है। और इंडिया में क्योंकि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को वैसे भी जिस तरीके से डील किया जाता है टैबू बना के, तो उसमें वैसे भी समझ में नहीं आता है, मतलब लोग आके बताते नहीं खुल के, तो वहां पे डायग्नोसिस वैसे ही मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा। हिस्टोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर में वुमेन 4 टाइम्स ज्यादा चांसेस हैं डायग्नोस होने के इन कंपैरिजन टू मेन। तो मेन से इनटू 4 होंगी वुमेन, मतलब 4 गुना ज्यादा दिखेगा वुमेन। अब सबसे पहले हम सिम्टम्स देख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे की चीजें समझेंगे। साइंस ऑफ हिस्टोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर में सबसे फर्स्ट जो हम शुरू से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं वो क्या है? अटेंशन सीकिंग बिहेवियर। सामने वाले का जो बिहेवियर होगा वो अटेंशन सीकिंग होगा, ठीक है। ड्रामेटिक होगा, इनअप्रोप्रिएटली सिडक्टिव होगा, ठीक है। हो सकता है माहौल बहुत गंभीर हो और वहां पे सिडक्शन जैसा बिहेवियर आ जाए कि और बताओ क्या कर रहे हैं, ठीक है, वो बाल पीछे झटकते हुए और किसी तरीके से, तो वो सिडक्टिव बिहेवियर कभी आ सकता है, ठीक है। इमोशंस इनकंसिस्टेंट हैं, मूड स्विंग्स हो सकते हैं तुरंत तुरंत, ठीक है। अपने फिजिकल अपीयरेंस पे बहुत एक्सेसिव फोकस होगा, ठीक है। और इसी तरीके का एक्सेसिव फोकस सामने वाले के फिजिकल अपीयरेंस पे भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सारा का सारा जजमेंट जो होगा वो फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस पे होगा। कॉन्स्टेंटली सीकिंग रीअश्योरेंस एंड अप्रूवल, हमेशा सामने वाले का अप्रूवल चाहिए, हमेशा ये पूछना कि मैं कैसा लग रहा हूँ, मैंने कपड़े तो ढंग के पहने हैं कि नहीं, मेरी शक्ल अच्छी तो लग रही है, मेरे बाल बुरे तो नहीं दिख रहे, मेरा चश्मा ज्यादा बड़ा तो नहीं दिख रहा। तो हमेशा रीअश्योरेंस चाहिए या हमेशा अप्रूवल चाहिए सामने वाले का, ठीक है। इजिली इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे जब हम वर्ड यूज करते हैं तो गलिबल यूज किया जाता है, ठीक है। हिस्टोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के लिए वर्ड गलिबल यूज कर सकते हैं क्योंकि ये आसानी से दूसरों की बातों में आ सकते हैं, ये आसानी से इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, और उतनी ही आसानी से चीजों को मतलब क्या कहते हैं कि उतनी आसानी से चीजों को मान सकते हैं, ठीक है। इसीलिए जो इनका बिहेवियर है वो थिएट्रिकल कहा जाता है, क्योंकि तुरंत बातों को मान लिया और उस चीज को लेके तुरंत बखेड़ा भी खड़ा कर दिया कि मतलब मेरे साथ अन्याय हो रहा है, मेरे साथ गलत हो रहा है वाला हिसाब तुरंत हो जाएगा। बिलीविंग दैट रिलेशनशिप्स आर क्लोजर देन दे आर, इनके साथ 4 दिन की दोस्ती भी होगी तो इनको ऐसा लगता है कि नहीं, मेरे साथ मतलब इस आदमी से ज्यादा अच्छा दोस्त मुझे कभी नहीं मिला। हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर में इनको रिलेशन का रियल डेप्थ नहीं समझ में आता, ठीक है। इनको ये चीज कभी समझ में नहीं आती कि इस रिलेशन का रियल डेप्थ क्या है, ठीक है। तो ये हमेशा नोटिस किया जा सकता है क्योंकि हम कभी भी हिस्ट्रियोनिक वाले को नहीं समझ में आएगा कि उनका रिलेशन कितना वैल्यू कर रहा है, ठीक है। 4 दिन की दोस्ती होगी या शायद किसी से पहली बार मिल रहे होंगे और अपने घर के सारे सीक्रेट साफ साफ बोल देंगे कि मेरी मम्मी का ऐसा है, मेरे पापा का ऐसा है, या मेरे भाई का ऐसा है, वो साफ साफ क्लियर बोलते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हिस्टोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर में बहुत क्लियरली दिखता है। और जब इनको लैक ऑफ अटेंशन मिलेगा तो वहां पे सुसाइडल टेंडेंसीज आ सकती
एक चीज दोबारा से रिपीट हुई, ड्रामेटिक या एग्जैजरेटेड इमोशन, ठीक है। सिडक्टिव या प्रोवोकेटिव बिहेवियर, ये भी दोबारा आया है। इंप्रेशनिस्टिक है एंड वेग स्पीच है, ठीक है। स्पीच हमेशा एक जगह से दूसरी जगह चेंज होती रहती है, ठीक है। और इंप्रेशनिस्टिक है, मतलब अपन एक इंप्रेशन बना लेंगे सामने वाले पे, क्योंकि इनकी सारी जिंदगी ही इसी बेसिस पे चल रही है, तो सामने वाले पे इंप्रेशन बनाना इजी है, ठीक है। और उतनी ही आसानी से सामने वाले का इंप्रेशन भी इन पर पड़ जाता है। यूज अपीयरेंस टू ड्रॉ अटेंशन बाय वियरिंग ब्राइट कलर और रिवीलिंग क्लोथ्स, क्योंकि हम इसमें सेक्सुअली प्रोवोकेटिव बिहेवियर लेके चल रहे हैं, तो सामने वाले का कपड़ा पहनने का तरीका इस तरीके का होगा कि वो अटेंशन सीख कर ले, ठीक है। मतलब अगर वो कमरे में घुसा है तो शायद अगर 10 लोग उस कमरे में बैठे हैं तो एक बार तो नजर मोड़ के देख ही लेंगे कि वो कौन है, ठीक है। वो यहाँ पे वो पू का बड़ा फेमस सा डायलॉग याद आ जाता है कि ये कौन है जिसने मुड़ के मुझे नहीं देखा, ठीक है। तो इनका पहनने का, कपड़ा पहनने का तरीका इस तरीके का होगा कि आप एक बार मुड़ के देख लेंगे कि वो कौन है, ठीक है। नेक्स्ट है गलिबल एंड इजिली इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर्स, जैसा हमने पहले पढ़ लिया था कि इनको तुरंत दूसरों की बातें, मतलब तुरंत बिलीव कर लेते हैं उस पर। इनको हमेशा लगता है कि नहीं, सामने वाला सच बोल रहा है, और ये इजिली उसकी बातों को बिलीव कर सकते हैं। हमेशा सामने वाले का रीअश्योरेंस चाहिए, हमेशा सामने वाले का अप्रूवल चाहिए कि सामने वाला मेरे बारे में क्या सोचता है, क्या बोलता है, वो चीजों पे हमेशा ध्यान चाहिए। एंड हैव रैपिड शिफ्टिंग एंड शैलो इमोशंस, किसी भी बात पे तुरंत गुस्सा हो सकते हैं, और तुरंत उसी बात पे मान भी सकते हैं, और तुरंत अभी हंस रहे हैं और अगले सेकंड में रो सकते हैं, और फिर अगले सेकंड बहुत खुश हो सकते हैं, ठीक है। तो इनका इमोशन तुरंत तुरंत शिफ्ट होता है। ये वो इमेज है जिसकी मैं बात कर रहा था। मेरे हिसाब से सबने ये इमेज देखा ही होगा, किरण खेर का, दोनों कान पे हाथ रख के चिल्लाना नहीं। दिस इज एन ओवर ड्रामेटिक और थिएट्रिकल बिहेवियर, ठीक है। और ये ओवर थिएट्रिकल बिहेवियर हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर में बहुत कॉमन है। वो ये अपनी नॉर्मल लाइफ ही इसी तरीके से जी रहे होता है, ठीक है। इनकी लाइफ में थिएट्रिकल बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। ये अपने इमोशन को सामने वाले को एक्सप्रेस ही ओवर इमोशन के थ्रू करता है। नेक्स्ट इज वॉलेटाइल, इनको तुरंत गुस्सा आ सकता है किसी भी बात पे, ठीक है, क्योंकि ये गलिबल हैं। इनको आसानी से बुद्धू बनाया जा सकता है, इनको आसानी से गुस्सा दिलाया जा सकता है, और ये उस चीज को लेके तुरंत वॉलेटाइल हो जाएंगे। इनको तुरंत गुस्सा आ जाएगा उस चीज पर, और तुरंत वो गुस्सा दिख जाएगा। इसीलिए मैंने इस इमेज को यूज किया जहां पे बिल्कुल बाल खोल के और मारने को तैयार वाला एक इमेज दिख रहा है। नेक्स्ट इज इनकंसिडरेट अबाउट अदर्स। अगर आप इस इमेज को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक इंसान है जो दो लोगों के बीच में बैठा है। वो दो लोग काम करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये इंसान क्या कर रहा है, एक सेकेंड, सॉरी, मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लूं खुद को। आओ। हाँ, तो यहाँ पे जो इंसान है वो क्या करने की कोशिश कर रहा है, बहुत जोर जोर से बातें कर रहा है, ठीक है। फोन पे बहुत तेज तेज से बातें कर रहा है, और दो लोग जो बगल में बैठे हैं वो काम करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और ये उतनी जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बातें करेगा, और उतनी, मतलब बगल में खाना खा रहे हैं, ठीक है। अब ऑब्वियसली ये वर्क इन्वायरमेंट के लिए बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है। तो ये इनकंसिडरेट होते हैं दूसरों के प्रति, दूसरों की फीलिंग क्या है, दूसरे क्या सोच रहे हैं, या दूसरे क्या करना चाह रहे हैं, उसमें इनका ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। ये इनकंसिडरेट रहेंगे उस चीज के लिए, ये हमेशा खुद को प्रायोरिटी देंगे और खुद के बारे में ही सोचेंगे, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे कई लोग ये चीज सोच रहे होंगे कि ये तो सेल्फ लव भी हो सकता है, ठीक है। सेल्फ लव वहां पे कहा जा सकता है जहां पे इंसान सिर्फ खुद को प्रायोरिटी दे, लेकिन दूसरों को डिस्टर्ब नहीं कर रहा। यहाँ पे अगर आप ये चीज देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये, मतलब क्योंकि यहाँ पे वॉइस भी दिखा रहा है फोन का, तो फोन स्पीकर पे है, बहुत जोर जोर से बातें कर रहा है, और दूसरों को उनका काम करने में डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो यहाँ पे इनकंसिडरेट काउंट किया जाएगा, एंड दिस इज नॉट सेल्फ लव। इनका बिहेवियर डिमांडिंग होता है। इस इमेज को अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक बॉस है जो अपने एम्प्लॉय पे बहुत जोर से चिल्ला रहा है। इनका बिहेवियर डिमांडिंग है, ये हमेशा डिमांड करेंगे कि इनको क्या चाहिए, ठीक है। तो इनका डिमांड बिल्कुल साफ साफ ऐसा हो सकता है कि तुम आजकल मुझसे बात नहीं करते, तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम नहीं है, तुम मुझ पे ध्यान नहीं देते, या तुम्हें मुझसे कोई मतलब नहीं रह गया। जबकि हो सकता है 1 घंटे पहले ही इनकी बहुत लंबी बात हुई होगी सामने वाले से, लेकिन 1 घंटे के बाद ही इनका मूड स्विच हो जाएगा, या 15 मिनट बाद इनका मूड स्विच हो जाएगा, और ये बोल सकते हैं कि तुम्हारे पास मेरे लिए कोई वक्त नहीं है, और मैं डिमांड करता हूँ या सामने वाले से बोलता हूँ कि मुझे चाहिए टाइम, तुम मुझे और टाइम दो, तुम मुझे टाइम नहीं दे रहे हो, ठीक है। तो ये अटेंशन के लिए और नीड्स के लिए साफ साफ डिमांड रख सकते हैं सामने वाले के प्रति। नेक्स्ट, इस इमेज को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ बीच में मी लिखा हुआ है, और अदर्स चारों तरफ घूम रहे हैं, ठीक है। तो दे बिहेव लाइक अ प्लैनेट और अ सन, और चारों तरफ मतलब बाकी दुनिया इनके चारों तरफ घूम रही है, और ये तो बीच में स्थिर है, ठीक है।
ये बेसिकली इनका बिहेवियर शो कर रहा है ईगो सेंट्रिक बिहेवियर, कि सारी की सारी दुनिया मेरे चारों तरफ घूमती है, आई एम द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, इसीलिए सारा का सारा अटेंशन मेरी तरफ होना चाहिए, ठीक है, बाकी सारी दुनिया से कोई मतलब नहीं है, मुझे अटेंशन चाहिए, ठीक है। टोटली डिपेंडेबल ऑन अदर्स। इस इमेज को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक इंसान है जो दूसरे इंसान का पैर पकड़ के और घसीट के चल रहा है, ठीक है। इस इमेज से बेसिकली मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि ये बिल्कुल ही डिपेंडेबल है दूसरे के ऊपर, ठीक है। सामने वाले ने बोला कि तुम कॉफी बहुत अच्छा बनाते हो तो आज कॉफी पियेंगे। सामने वाले ने बोला कि मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, तो इनका मूड बहुत अच्छा है, इनको टाइम स्पेंड करना है। अगर उसने बोला कि नहीं मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो नहीं अच्छा नहीं है, मुझे नहीं करना, ठीक है। तो इनका जो मूड है या इनका बिहेवियर है वो सब सामने वाले पर डिपेंड करता है। इन्होंने जिसको प्रायोरिटी दे रखी है उसने अच्छे से बात किया, इनका दिन बहुत अच्छा है। उसने अच्छे से बात नहीं किया, इनका दिन बिल्कुल अच्छा नहीं है, ठीक है। सामने से गुड मॉर्निंग का टेक्स्ट आ गया, इनका दिन बिल्कुल सन एंड शाइनी और ब्राइट है, ये बिल्कुल हंसते मुस्कुराते बिस्तर से बाहर निकलेंगे। और अगर मैसेज नहीं आया या इन्होंने किसी को फोन किया, वो फोन नहीं उठा, तो प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इनका जो पूरा दिनचर्या है या पूरा बिहेवियर है वो सामने वाले पे ही डिपेंड करता है। सम सोल्स आर टू डीप फॉर शैलो पीपल। बेसिकली इनका बिहेवियर शैलो है, ठीक है। इनके इनका जो नजरिया है सामने वाले को देखने का ना, वो बस उसके ड्रेसिंग सेंस के बेसिस पे है या उसके दिखने के बेसिस पे है, ठीक है। इनको कोई मतलब नहीं है कि वो सामने वाला दिल से कितना अच्छा है या कितना सच्चा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको इनको बस इससे मतलब है कि सामने वाला दिखता कैसा है, ठीक है। उसके बाल अच्छे हैं कि नहीं, उसकी आंखें अच्छी हैं कि नहीं, उसके नाक अच्छे हैं कि नहीं, बात करने का तरीका कैसा है, एक्सेंट कैसा है, सारी चीजें सिर्फ इस पर डिपेंड करती हैं, ठीक है। तो इन लोगों का बिहेवियर जो है वो शैलो है, इनको इमोशन से बहुत फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। इनका बिहेवियर हमेशा ही इसी चीज पे रहेगा कि सामने वाला दिखता कैसा है या बात कैसे। इरेटिक बिहेवियर, ये तुरंत तुरंत ओवर रिएक्ट कर सकते हैं किसी भी चीज पे, ठीक है। इनको अगर आपकी कोई बात अच्छी नहीं लगी है या इनको लग रहा है कि आप किसी चीज में ज्यादा मतलब इनका अटेंशन आप छीन रहे हैं, तो तुरंत इरेटिक बिहेवियर दे सकते हैं। ये तुरंत ऐसा बिहेव कर देंगे कि आपको लग जाएगा कि कुछ कुछ तो प्रॉब्लम है इस इंसान में, ठीक है, या कुछ तो बुरा लग गया इस इंसान को। जैसे इस इंसान को आप देखेंगे तो अपना हाथ खुद काट रहा है, ठीक है। तो ये तुरंत इरेटिक बिहेवियर दे सकता है। अब इरेटिक में वो हाथ नहीं काटेगा सामने वाला खुद का, लेकिन वो तुरंत ऐसे चिल्ला सकता है, मुंह फुला सकता है, गालियां दे सकता है, या सामने वाले में कमी निकाल सकता है, वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो उसका बिहेवियर तुरंत इरेटिक होगा। सेल्फ इंडल्जेंट बिहेवियर, सेल्फ इंडल्जेंट बिहेवियर थोड़ा सा फिर से डिफरेंट है सेल्फ लव से, ठीक है। अब सेल्फ लव और सेल्फ इंडल्जेंट में थोड़ा सा फर्क मैं समझा के तब आगे बढ़ना चाहता हूँ। सेल्फ इंडल्जेंट का मतलब क्या हुआ, आप कोई ऐसी चीज कर रहे हैं जिसका आपको अभी तो मजा आ रहा है, ठीक है, 5 मिनट के लिए आप खुश हो गए, लेकिन वो 5 मिनट खत्म हुआ तो शायद आपको उस चीज से दुख हो सकता है, ठीक है, या आपको उस चीज का बुरा लग सकता है, ठीक है। वो होगा सेल्फ इंडल्जेंट बिहेवियर। सेल्फ लव का जो बिहेवियर होगा उसमें ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। अगर आप मेडिटेट कर रहे हैं तो आपका पूरा दिन दिमाग शांति रहने वाला, ठीक है। सेल्फ इंडल्जेंट में ऐसा नहीं है, जहाँ चॉकलेट का, जैसे कुछ लोग कहते हैं मैं चॉकलेट लवर, मैं कितना भी दुखी हो जाऊं मैं चॉकलेट खा लूंगा और सब ठीक हो जाएगा। सेल्फ इंडल्जेंट बिहेवियर इज दैट। लेकिन चॉकलेट खाने के आधे घंटे के बाद आपको शायद ये चीज रियलाइज हो जाएगी कि मैंने आज बहुत मीठा खा लिया है, या अब पेट थोड़ा सा अपसेट है, या मैंने वेट गेन कर लिया, जैसा मुझे देख के समझ सकते हैं। तो बेसिकली सेल्फ इंडल्जेंट बिहेवियर उस तरीके का होता है, ठीक है। और हिस्ट्रियोनिक में हमेशा सेल्फ इंडल्जेंट बिहेवियर देगा। नेक्स्ट इज सेक्सुअली प्रोवोकेटिव बिहेवियर। इनका बिहेवियर हमेशा ही इसी तरीके का होगा। इनके कपड़े, इनका पहनने का तरीका, कपड़ों को, इनका चलने का तरीका, इनका बात करने का तरीका, ये हमेशा ही सेक्सुअली प्रोवोकेटिव ही होगा, ठीक है। ट्रेड्स टू बी नोटिस्ड, जो लोग हिस्ट्रोनिक्स पर्सनालिटी डिसऑर्डर से सफर करते हैं ये हमेशा ही इमेच्योर, सेल्फ सेंटर्ड और सिडक्टिव बिहेवियर देंगे, ठीक है। अटेंशन सीकिंग बिहेवियर होता है इनका। ये मैन्युपुलेटिव होते हैं, बातों को तुरंत अपने प्रति मतलब अपने लिए कैसे यूज करना है इनको बहुत अच्छे से पता है, ये बातों को तुरंत घुमा लेते हैं, ठीक है। एंड मेक द अदर्स डू देयर बिडिंग बाय इनडायरेक्ट टैक्टिक्स। कोशिश करते हैं कि दूसरे इनका काम कर दें, ठीक है। तो अगर आपने किसी को ये बात करते हुए सुना है ना कि मेरी जिंदगी में बहुत मिनियंस हैं, ठीक है। अब जिनको इंग्लिश ओजी वर्ड्स यूज करना है तो उनको पता है मिनियंस क्या होता है। बेसिकली चमचे कहा जाता है। इनकी जिंदगी में बहुत सारे चमचे होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो मूवीज में बहुत इजीली दिखाते हैं ना, तुम मेरा ये काम नहीं कर सकते क्या, और बाल पीछे से झटकते हैं। तो ये बेसिकली इनकी लाइफ में बहुत सारे मिनियंस होते हैं। इनका प्रोजेक्ट कोई और बना रहा होगा, इनके लिए कपड़े कोई और ला रहा होगा, इनके लिए खाना कोई और लेके आ रहा होगा,
इनके लिए कोल्ड ड्रिंक कोई और लेके आ रहा होगा, ये बस खड़े हैं पार्किंग में और इनका सारा का सारा काम हो रहा है, ठीक है। तो ये इस चीज के लिए बहुत तैयार रहते हैं। दे मेक अदर फील्स गिल्टी फॉर देयर आवफुल सफरिंग एंड ऑलवेज ब्लेम अदर्स फॉर एनी अनवांटेड चेंज इन देयर लाइफ। इनकी लाइफ में एक छोटा भी चेंज आएगा तो वो सामने वाले की गलती है, और इनकी लाइफ में कुछ भी सफर कर रहे हैं ये, इनकी छोटी भी सफरिंग हुई तो वो भी सामने वाले की गलती है। इनका फोन गिरा तो सामने वाले ने पकड़ा क्यों नहीं, इनकी सैंडल टूटी तो सामने वाले की गलती थी, उसने शायद पैर फंसा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे सारी की सारी गलती सामने वाले की है। दे आर यूजुअली फ्लैम्बॉयंट विद एग्जैजरेटेड एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस। हम लोग हाइपोकॉन्ड्रियक पढ़ते हैं, ये हाइपोकॉन्ड्रियक होते हैं। चल के अगर इनका पैर टकरा गया किसी दीवार में तो अब तो मतलब पट्टी बांधो, डॉक्टर को दिखाओ, शायद वॉलिनी लेके आओ और पैर पे आर्निका भी गिरा दो, सब कर दो, क्योंकि अब हो चुका है इनके पैर में फ्रैक्चर, ठीक है। और अब इनको उठाओ और लेके जाओ और तब मतलब रखो ऐसा, ठीक है, क्योंकि अब इनसे चलते नहीं बनेगा, क्योंकि ये ऐसा ही एग्जैजरेटेड एक्सप्रेशन देंगे इमोशन का। एक छोटी सी चीज का ऐसा इमोशन एग्जैजरेशन आएगा कि लगता ही नहीं, मतलब दोनों इक्विवेलेंट नहीं रहेंगे। They show a tremendous need for attention from others, want to be center of attraction at all times, and they will do almost anything to attain this goal. ठीक है, इनको हमेशा सेंटर ऑफ अटेंशन होना है और ये इसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। Often dressing in unusual ways, obviously रणवीर सिंह कैसे भी कपड़े पहन के कहीं भी पहुंच सकते हैं, and using physical beauty or sex appeal to attract attention. किसी भी तरीके से बस अटेंशन चाहिए, ठीक है, चाहे सेक्स को यूज किया जाए, चाहे फिजिकल ब्यूटी को यूज किया जाए, चाहे ड्रेसिंग सेंस को यूज किया जाए, ठीक है, बस अटेंशन चाहिए। अब अगर हम सरफेस पे देखें तो यहाँ में बहुत सारा कॉन्फिडेंस दिखेगा, क्योंकि सामने वाले का बात करने का तरीका, चलने का तरीका इस तरीके का होता है, या सोशल स्किल्स ऐसे होते हैं कि हमें लगता है कि नहीं होगा सामने वाले में कुछ तो बात है। लेकिन जब हम यहीं पे थोड़ा सा अंदर झांक के देखेंगे तो हमें ये चीज दिखेगा कि यहाँ पे नीड ऑफ एक्सेप्टेंस है, नीड ऑफ अप्रूवल है जो दूसरों में है, ठीक है। तो यहाँ इनकी बेसिकली पावर खुद में है ही नहीं, इन्होंने अपनी पावर दूसरों को दे के रखी हुई है, ठीक है। और इनको हमेशा ही इस वजह से डिफिकल्टी होगी मेंटेनिंग रिलेशनशिप्स में। अब अगर हम ये याद करें तो हमने सेम लाइन नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर में भी बोला है, क्योंकि वहां पे भी सेल्फ अप्रूवल का प्रॉब्लम है, ठीक है। यहाँ पे भी सेम चीज ही होगी। अ पर्सन विद डिसऑर्डर माइट ऑल्सो शिफ्ट इमोशन रैपिडली, बहुत ड्रामेटिकली एक्ट होगा। और अगर ये किसी जगह पे परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि नॉर्मली ऑब्वियसली थिएट्रिकल आ चुका है तो ये एक्टिंग में बहुत अच्छे होते हैं, तो अगर ये किसी के सामने परफॉर्म कर रहे हैं ना तो अब इनका बहुत सारा ड्रामेटिक बिहेवियर एक साथ बाहर आ जाता है। एग्जैजरेटेड इमोशंस हो सकते हैं, एग्जैजरेटेड एक्सप्रेशंस हो सकते हैं, और लेकिन उसमें सिंसियरिटी नहीं होगी, ठीक है, डेप्थ ऑफ थॉट नहीं होगा। इनके में टॉलरेंस बहुत कम होता है, ठीक है, तो ये बहुत आसानी से फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं। एक बहुत क्या कहते हैं अच्छी क्लास चल रही होगी शायद 45 मिनट की, मान लो जैसे ये चल रही है, ठीक है। अब इस क्लास में अगर कोई हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाला बैठा होगा तो शुरू के 5 मिनट तो बोलेगा कि हाँ मनीष ठीक पढ़ा लेता है, और लेकिन अगले 5 मिनट बोलेगा बोर कर रहा है यार, मजा नहीं आ रहा, चल कहीं और चलते हैं, ठीक है, या नेटफ्लिक्स चालू करो वो देखना है, ठीक है। तो बेसिकली हिस्ट्रियोनिक हमेशा ही ऐसे ही बिहेव करता है, ये तुरंत, इनका टॉलरेंस लेवल बहुत कम है, ये तुरंत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, तुरंत बोर हो जाते हैं, और फिर एक इवेंट से छोड़ के दूसरे इवेंट की तरफ भागने लगेंगे। ये मतलब सोचते नहीं है, ठीक है, अगर कुछ हमें एक्ट करना है तो इसमें कोई ध्यान नहीं है, बस करना है, ठीक है। इसीलिए इनके डिसीजन ज्यादातर रैश होते हैं, और इसीलिए ये थ्रेटन करते हैं सामने वाले को, ठीक है, क्योंकि ये हमेशा रैश डिसीजन लेते हैं तो सामने वाले को धमकाते हैं कि तुम ये कर रहे हो कि मैं हाथ की नस काटूं, ठीक है, या तुम ये कर रहे हो या मैं फांसी का फंदा लगाऊं, ठीक है। तो सुसाइड टू अटेम्प्ट या सुसाइड कर लेना इनके लिए नॉर्मल है, क्योंकि बेसिकली इनको अटेंशन चाहिए, ठीक है। जैसे आपने कई लोगों को देखा होगा इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालते हैं कि आप लोगों के साथ जिंदगी जी के बड़ा अच्छा लगा, ठीक है, और उसके बाद अब फोन बंद, फोन फ्लाइट मोड पे, इंस्टाग्राम ऑफ और सारा कुछ खत्म, ठीक है। अब अब जिनको वाकई कंसर्न है वो परेशान कि हे भगवान क्या हो सकता है इस इंसान को, और सामने वाले को सिर्फ अटेंशन चाहिए था, सुबह अगले दिन अच्छे से उठेगा कि अरे यार मैं बस यूं ही परेशान था, रो रहा था और अभी ठीक हूँ बिल्कुल, ठीक है। तो ये अगर रो भी रहे हैं ना तो ही इज फीलिंग वीपिंग विद 34 अदर्स, फेसबुक पे स्टेटस जाता है ना, ये वैसा रहता है, ठीक है। अब इसका कॉज समझ लेते हैं। अगर कोई हिस्टोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर से सफर कर रहा है तो इसका कॉज क्या हो सकता है। अब जिन्होंने पुरानी क्लासेस ली उनको ये चीज पता है कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर में आप पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि कॉज यही होगा, ठीक है, बट बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं। हिस्टोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर यूजुअली फैमिलीज में रन करता है, ठीक है। तो अगर फैमिली में कोई और हिस्टोनिक पर्सनालिटी से सफर कर रहा होगा
तो उस फैमिली में हो सकता है कि आगे चल के जेनेटिक ससेप्टेबिलिटी होगी, बच्चे भी उस चीज से सफर कर सकते हैं। फैमिली हिस्ट्री जहां पे होगी पर्सनालिटी डिसऑर्डर की, वहां पे साइकियाट्रिक इलनेस हो सकता है, सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर हो सकता है, और जो लोग ये चीजें यूज कर रहे हैं उनके लिए रिस्क फैक्टर है कि उनको आगे चल के हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर होगा। स्टडीज ये दिखाती हैं कि क्लस्टर बी पर्सनालिटी डिसऑर्डर, जिनमें यूजुअली मतलब हम इतने टाइम से क्लस्टर बी ही पढ़ रहे हैं, ठीक है, नार्सिसिस्टिक चाहे एंटी सोशल चाहे हिस्ट्रियोनिक, ये सारे क्लस्टर बी ही है। तो जिनको क्लस्टर बी पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, इनमें नॉर एड्रिनर्जिक सिस्टम्स बहुत ही हाईली रिस्पॉन्सिव होता है, ठीक है। इनमें नॉर एड्रिनलिन, अगर किसी ने पढ़ा है तो उसको अच्छे से पता है, नॉर एड्रिनलिन का जो फंक्शन होगा या न्यूरोट्रांसमीटर्स का जो फंक्शन होगा वो बहुत हाईली रिस्पॉन्सिव होता है, ठीक है। तो इनमें नॉर एड्रिनर्जिक सिस्टम्स का सिंथेसिस, स्टोरेज और रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर्स का, नॉर एपिनेफ्रीन का, इन चीजों का ज्यादा होता है, ठीक है। जिनके सिर के ऊपर से अगर जा रहा हो तो आप नॉर एड्रेनलिन याद कीजिएगा केवल, ठीक है, तो वो आपको समझ में आएगा। हमने एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन फिजियोलॉजी क्लासेस में पढ़ा है कहीं ना कहीं। अब जैसे हमने पिछले दो में पढ़ा था, पेरेंटिंग स्टाइल हमेशा ही इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। आपका बचपन कैसा बीता है वो आपके पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स में कुछ ना कुछ करके घसीट लेगा, ठीक है। अगर बहुत अच्छा बीता है तो नहीं, और अगर प्रॉब्लमेटिक रहा है तो हाँ। साइकोएनालिटिक थ्योरी ये मानती है कि अथॉरिटेरियन या डिस्टेंट एटीट्यूड मेनली जो मदर का रहा है या फिर दोनों पेरेंट का रहा है, ये हमेशा ही क्या कहते हैं कि हिस्ट्रियोनिक की तरफ खींच सकता है। अगर जैसे एक तो होता है अनकंडीशनल लव, ठीक है, एक होता है ओवर लव और एक होता है लेस टेकिंग केयर ऑफ, ठीक है। तो अगर किसी का ओवर पैम्परिंग किया गया, जैसे कैलकेरिया कार में हमने देखा है, ठीक है, कि बहुत ओवर पैम्पर्ड बच्चे थे, तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर बिल्कुल ध्यान रखा ही नहीं गया, ठीक है, तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो दोनों ही चीजें रहेंगी। हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर किसी ट्रॉमा की वजह से हो सकता है जो कि चाइल्डहुड में बच्चे ने सफर किया। तो अब अगर हम साइकोएनालिसिस थ्योरी को पढ़ें, जैसा फोर्थ पॉइंट में लिखा है साइकोएनालिटिक थ्योरी, तो अगर हम साइकोएनालिसिस थ्योरी को पढ़ें तो फ्रूड ये मानते थे कि जो लस्टफुलनेस है, जैसा हमने अभी तक पढ़ा सेक्सुअली प्रोवोकेटिव बिहेवियर, जो लस्टफुलनेस है वो बेसिकली इस वजह से आ रहा है क्योंकि जो पेशेंट है ना, उसके में एबिलिटी नहीं बची है सच्चा प्यार दिखाने का, ठीक है। मतलब एक होता है आप सही इमोशन जो आपके अंदर है आप वो सामने वाले को ट्रांसफर कर सकते। अब क्योंकि इसके में इनेबिलिटी है, ये वो ट्रांसफर नहीं कर पा रहा है, ये सामने वाले को वो शो ही नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो जब ये शो नहीं कर पाएगा तो ये उस चीज को शो करने के लिए सेक्सुअल प्रोवोकेटिव बिहेवियर करेगा, ठीक है, ताकि सामने वाले को लगे कि मैं उससे प्यार करता हूं, ठीक है। तो ये उस तरीके से हैंड इन हैंड चल रहा है। He believed the reason for being unable to love could have resulted from a traumatic experience. किसी ट्रॉमा की वजह से आ सकता है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया, किसी क्लोज वंस का डेथ हुआ है बचपन में, या फिर बच्चे ने बचपन में डिवोर्स देखा है, ठीक है, तो फिर उसका बिहेवियर इस तरीके से हो सकता है क्योंकि उसको बचपन से ये चीज दिखी है कि रिलेशनशिप्स में कमिटेड हो जाते हैं लोग, और लेकिन या तो डिवोर्स की वजह से वो चीजें टूट जाती हैं, और या तो एक मर जाता है और दूसरा बेचारा सारी जिंदगी अकेला रह जाता है, ठीक है। तो इसने क्योंकि वो मल्टीपल ट्रोमैटिक ऑकरेंसेस देखे हैं, और इस वजह से इसको ऐसा लगता है कि नहीं, मतलब सच्चा प्यार होता ही नहीं, इस वजह से इसको ऐसा लगता है कि नहीं, मतलब क्या कहते हैं कि इट्स ऑल अबाउट सेक्सुअल प्रोवोकेशन एंड इट्स ऑल अबाउट लस्टफुलनेस एंड देयर इज, मतलब कोई ट्रुथ नहीं है प्यार में एग्जैक्टली कोई ग्राउंड नहीं है। सर अपने आप को अनम्यूट कर ले। जी मैम, जी कर लिया। हाँ, मैंने सबको म्यूट कर दिया। ट्रोमैटिक बचपन में the person is able to form true affectionate attachment, जो ओरिजिनल एक्शनेट अटैचमेंट होता है वो दूसरों के प्रति नहीं बन पाएगा। अभी बीच में लैग किया क्या? ये सर ठीक है, कोई नहीं, हम आवाज आगे कट बढ़ते कट के आ रही है, मुझे तो समझ में आया, मुझे लगा yes, yes. सॉरी, वो दरअसल बीच में कॉल आ गया था, इस वजह से ऐसा हुआ होगा, वो अब नहीं होगा आगे। ठीक है, ओके सर। आप इवैल्यूएट कैसे करेंगे डिसऑर्डर को, इवैल्यूएट कैसे किया जाएगा? हम जब भी हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर को इवैल्यूएट करने वाले होंगे तो इवैल्यूएशन DSM-5
होगा, ठीक है। DSM-5 में कुछ टेस्ट दिए गए हैं, अगर इन क्राइटेरिया को पेशेंट फुलफिल करता है, अगर ये सिम्टम्स पेशेंट में दिखाई देते हैं, तो हम उसको हिस्ट्रोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के लिए डायग्नोज करेंगे, ठीक है। और इसको पढ़िएगा, साफ साफ लिखा है कि अगर 5 या 5 से ज्यादा सिम्टम किसी में दिखाई देते हैं लंबे टाइम तक, तो आप उसको हिस्ट्रोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के लिए क्लासिफाई कर सकते हैं। अनकंफर्टेबल व्हेन नॉट द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, अगर सेंटर ऑफ अटेंशन उसकी तरफ नहीं है तो वो अनकंफर्टेबल फील करेगा। सेडक्टिव या प्रोवोकेटिव बिहेवियर, हमेशा ही लस्टफुलनेस या सेडक्शन को यूज करना एज अ टूल, ठीक है। शिफ्टिंग एंड शैलो इमोशंस, इनके इमोशन शैलो होंगे और ये हमेशा एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करेंगे। यूजेस अपीयरेंस टू ड्रॉ अटेंशन, कपड़े इस तरीके के पहनना कि अटेंशन उनकी तरफ हो। इंप्रेशनिस्टिक एंड वेग स्पीच, इनका बात करने का तरीका इस तरीके से होगा कि इनको इंप्रेशन ही जमाना है सामने वाले पे, ठीक है, बट स्पीच वेग होगी। ड्रामेटिक या एग्जैजरेटेड इमोशंस, या तो इमोशन को बहुत एग्जैजरेट करके बोलेंगे, इजिली इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर्स, आसानी से सामने वाले की बातों को मान लेना, जैसे गलिबल कहा जाता है। और कंसिडर्स रिलेशनशिप मोर इंटीमेट देन दे आर, 4 दिन की दोस्ती को 40 दिन का समझना या 40 साल का समझना, ये थोड़ा सा मतलब इसमें दिखता है साफ साफ। तो अगर इन 8 में से 5 सिम्टम किसी में दिखते हैं, तो DSM-5 के बेसिस पे आप उनको हिस्टोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के लिए डायग्नोज कर सकते हैं। इसमें एक और है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली ICD-10 में बिलीव करता है। अब ICD-10 क्या है, ये भी सेम वैसा ही है, बस इसने उस 8 सिम्टम के बेसिस पे यहाँ पे 10 सिम्टम दे दिए, ठीक है। शैलो एंड लेबाइल अफेक्टिविटी, शैलो अफेक्टिविटी का शैलो मतलब क्या हुआ कि सामने वाले को क्या कहते हैं, सिर्फ अपीयरेंस के बेसिस पे जज कर लेना, ठीक है, और उतनी ही आसानी से अफेक्ट हो जाना सामने वाले। सर योर स्क्रीन इज नॉट विजिबल, आपका स्क्रीन दिख नहीं रहा है सर। मैम अभी विजिबल हुआ? नहीं सर, अभी भी विजिबल नहीं है। और मैं दोबारा ट्राई करता हूँ। ओके। ये सर इट्स विजिबल, अभी दिख रहा है। हाँ जी दिख मैम, रहा थैंक यू है। मैम। हाँ, तो हमें ये बता रहे थे कि WHO ICD-10 में बिलीव करता है। ICD-10 बेसिकली इन 10 सिम्टम्स की बात कर रहा है। और शैलो और लेबाइल इफेक्टिविटी हमने डिस्कस कर लिया था, उसके आगे चलते हैं। सेल्फ ड्रामेटाइजेशन, जहाँ पे बहुत सारा ड्रामा इंक्लूडेड होगा। थिएट्रिकलिटी होगा, जहाँ पे ऑब्वियसली वो मतलब थिएट्रिकल बिहेवियर देंगे। एग्जैजरेटेड एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन होगा, इमोशन को एग्जैजरेट करके बताएंगे। सजेस्टिबिलिटी होगा, सजेस्टिबिलिटी क्या हुआ कि सजेस्टिबल मतलब हर चीज में सजेस्ट करेंगे, हर चीज में घुसना है, ठीक है। ईगो सेंट्रिसिटी, जैसा हमने डिस्कस किया कि सारी की सारी दुनिया इनके चारों तरफ घूमती है। सेल्फ इंडल्जेंस, वो बताया था ना 5 मिनट का चॉकलेट लवर है, 5 मिनट का वो पेस्ट्री खा के कि मैं बिल्कुल खुश पेस्ट्री खाने के बाद, तो सेल्फ इंडल्जेंस बिहेवियर। लैक ऑफ कंसिडरेशन फॉर अदर्स, दूसरों के प्रति बिल्कुल सहानुभूति नहीं है, नहीं जानना कि दूसरे क्या सोच रहे हैं, मेरी सारी जिंदगी मेरे चारों तरफ, ठीक है। आसानी से दूसरों की फीलिंग्स को हर्ट कर लेना। एंड कंटिन्यूअस सीकिंग फॉर अप्रिसिएशन, एक्साइटमेंट एंड अटेंशन, ठीक है। अगर ये 10 सिम्टम्स किसी के में दिख रहे हैं या किसी में 5 से ज्यादा दिख रहे हैं, तो यहाँ पे हम ICD-10 को कंसिडर करके सामने वाले को हिस्ट्रियोनिक के लिए डायग्नोस कर सकते हैं। जन अगर हम होम्योपैथी फॉलो नहीं करें, तो हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के लिए जनरल ट्रीटमेंट क्या है? सबसे पहला साइकोथेरेपी, जैसा हर केस में होता है कि जहां पे भी आपको लगता है कि पेशेंट को साइकोलॉजिकल एनालिसिस की जरूरत है, वहां साइकोथेरेपी होगा।
अब देखिए एफडीए के हिसाब से कोई मेडिकेशन अप्रूव नहीं किया गया कि हिस्टोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर मतलब पैरासिटामोल दे दो, ऐसा नहीं है, ठीक है, कहीं भी ऐसा अप्रूव नहीं किया गया, ठीक है। तो जो सिम्टम आपको दिखेगा आप उस बेसिस पे ही कोई भी एलीट मेडिसिन यूज कर सकते हैं। जैसे अगर पेशेंट डिप्रेशन में दिखेगा तो एंटी डिप्रेसेंट, मूड स्विंग्स में ज्यादा दिख रहा है तो मूड स्टेबलाइजर, और अगर साइकोटिक लग रहा है तो एंटी साइकोटिक्स, ठीक है, ये इस तरीके से वर्क करेगा। नेक्स्ट हम चलेंगे होम्योपैथिक पे। होम्योपैथिक मैनेजमेंट ये मानता है कि हिस्टोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के लिए आपको प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट ही देना होगा, ठीक है, और साथ में साइकोलॉजिक काउंसलिंग करनी होगी पेशेंट की, ठीक है। और डॉक्टर नवनीत बिडानी, इनका एक स्लाइड देखा था और कुछ पेशेंट देखे थे मैंने, इसलिए इनको यहाँ पे रेफर किया मैंने। Since many people who have histrionic personality disorder will emphasize attractiveness in their lives and relationships, इनको अपनी लाइफ और रिलेशनशिप में क्या चाहिए, अट्रैक्टिवनेस चाहिए, ठीक है। ये हमेशा ऑल्टरनेटिव डिस्कस करेंगे और हमेशा नए नए बिहेवियर को इनको ट्राई आउट करवाना पड़ेगा, ठीक है। आप अगर इनको नए नए बिहेवियर ट्राई आउट कराएंगे तो शायद इनके लिए हेल्पफुल होगा। नए बिहेवियर मतलब क्या, कि आप सामने वाले को चीज बोले कि एक बार सामने वाले का भी सोच के देखो, ठीक है, 2 दिन के लिए ये चीज एज अ होमवर्क ट्राई करो, जैसा हम साइको एनालिसिस में करते हैं, ठीक है, तो वैसे करें। दे ऑफन मैनिपुलेट अदर्स थ्रू इमोशनल क्राइसिस, ये चार्म और सेक्स को यूज कर सकते हैं, सेडेक्टिवनेस को यूज कर सकते हैं, और या कंप्लेन कर सकते हैं। डिराइव शॉर्ट टर्म गेन्स हो सकते हैं इनको, जो डिराइव होगा इंटरैक्शनल स्टाइल रिजल्ट इन लॉन्ग टर्म कॉस्ट, एंड दे नीड टू बी टॉट मोर अप्रोप्रिएट वे ऑफ नेगोशिएटिंग देयर वांट्स एंड नीड्स। आपको इनको सिखाना होगा कि अपनी वांट और नीड को मांगने का तरीका क्या होता है, ठीक है। आप हर चीज को इस तरीके से कंप्लीट नहीं करा सकते, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ आपको कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन ही नहीं देनी है, बट थोड़ा सा साइकोलॉजिकल इंटरेक्शन भी करना है पेशेंट से, ठीक है। उनको ये चीज सिखानी पड़ेगी कि आपका जो तरीका है वो थोड़ा सा गलत। अब आगे जो हम भी मेडिसिन लिखेंगे इस चीज में, या मेडिसिन जो मैं समझा रहा हूँ, उसमें डॉक्टर राजन शंकरन का सोल ऑफ रेमेडीज का यूज किया गया है, ताकि पेशेंट के सोल में या माइंड में बेटर इंसाइट मिल सके। फर्स्ट मेडिसिन जो मैक्सिमम सिम्टम्स को कवर किया था वो था टैरेंटुला हिस्पैनिका। एज पर डॉक्टर शंकरन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टैरेंटुला इज फीलिंग ऑफ अनरेसिप्रोकेटेड लव एंड अफेक्शन। यहाँ पे टैरेंटुला को बेसिकली ये लगता है कि उसका जो लव और अफेक्शन है वो अनरेसिप्रोकेटेड है, उसने जो प्यार दिया सामने वाले को वो उसको कभी नसीब नहीं हुआ, ठीक है। द पर्सन हैज द फीलिंग दैट ही इज नॉट अट्रैक्टिव इनफ, वो उतना अट्रैक्टिव नहीं दिख रहा, और इसीलिए उसको वो अटेंशन नहीं मिल रहा है जो वो क्रेव कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये वो मेडिसिन है जो हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है कि अगर किसी ने कोई बहुत टैकी क्लोथ पहनता है, जो पूरे दिन गाना गाता है या पूरे दिन वियर्डली डांस करता है या वाइडली डांस करता है, वहां पे टैरेंटुला अपने आप आ ही जाती है, ठीक है। टैरेंटुला इसके साथ साथ मिस्चीवियस हो सकता है, कनिंग हो सकता है, हिस्टेरिकल हो सकता है, लेसीवियस हो सकता है, शेमलेस हो सकता है, अपने आप को इजीली एक्सपोज कर सकता है, और इवन कई सिचुएशन में थ्रेटनिंग भी हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे पूरा का पूरा उसको चाहिए क्या, केवल अटेंशन, ठीक है। इसके अलावा अगर हम कुछ रूब्रिक्स देखें तो कलर्स चार्म्ड बाय ब्लू ग्रीन रेड, ठीक है। तो ये सारे के सारे ब्लू ग्रीन रेड सेफ कलर्स में तो नहीं आते, ठीक है। ग्रीन और रेड ऐसे कलर हैं जो बहुत साफ मतलब अट्रैक्शन खींचते हैं अपनी तरफ, ठीक है। डांसिंग वाइल्ड, डिसीटफुल, डिसीटफुल मतलब आसानी से धोखा देने वाला, डांसिंग वाइल्ड मतलब समझ में आ रहा है कि वाइल्डली डांस कर रहे हैं। एन एक्टिविटी फ्रूटलेस, ऐसा काम करेंगे जिसका बाद में निष्कर्ष कुछ नहीं निकल रहा, ठीक है। अगर हम ये सारे के सारे सिम्टम्स को देखें तो हमें ये चीज समझ में आती है कि हिस्टोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर में टैरेंटुला फिट बैठ सकती है। नेक्स्ट इज फॉस्फोरस। यहाँ फॉस्फोरस मतलब मेंशन करने का एक रीजन ये भी है कि फॉस्फोरस किसी ना किसी तरीके से हमेशा ही अटेंशन सीकर रहेगा। जैसे नार्सिसिज्म बिना पल्सैटिला के नहीं समझाया जा सकता, वैसे हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर बिना फॉस्फोरस के नहीं समझ सकते। फॉस्फोरस का बिहेवियर ही हमेशा अटेंशन सीकर का रहता है, ठीक है। इनका माइंड इसी तरीके का मेकअप ही है, इनको कभी ऐसा नहीं लगता कि इनको पूरा अटेंशन मिला है। Phosphorus feels that he is not getting enough attention, feels secure only when amongst a lot of friends receiving a lot of attention and lot of love। ये तभी सिक्योर फील करते हैं जब इनको लगता है कि इनको बहुत सारा अटेंशन मिल रहा है या बहुत सारा प्यार मिल रहा है। Phosphorus tend to attract attention towards themselves either by their appearance, manner of speaking or warmth they show। Phosphorus को हमेशा ही अटेंशन मिल जाता है। इस अटेंशन के लिए चाहे उनका अपीयरेंस जिम्मेदार हो, चाहे उनका बात करने का तरीका जिम्मेदार हो, चाहे वो जो वार्मथ शो करते हैं दूसरों के प्रति, जो प्यार शो करते हैं वो, ठीक है।
जो मेन फीलिंग है फॉस्फोरस का वो ये है कि उसको प्यार नहीं मिल रहा, उसको केयर नहीं मिल रही, और वो रिएक्शन इसी तरीके से देता है। ठीक है, जैसे अगर मुझे प्यार नहीं मिलेगा तो मैं रिएक्शन क्या दे रहा हूँ, अफेक्शनेट बन के एक्टिंग कर रहा हूँ कि मैं अफेक्शनेट हूँ, एक्टिंग कर रहा हूँ कि मैं फ्रेंडली हूँ, मैं सिंपैथेटिक हूँ। ठीक है, और ये करने का मेरा होप क्या है, मैं बदले में चाहता हूँ कि सामने वाला भी मुझे प्यार करे या मुझे वही केयर रेसिप्रोकेशन में दे। ठीक है, जो ऑब्वियसली रिलेशनशिप्स में ऐसे वर्क नहीं होता है, लेकिन फॉस्फोरस का पूरा इसी तरीके से चलता है। He may have lot of friends, but is often unable to make close or intimate friends, and most of his relationships are at quite superficial level. फॉस्फोरस के फ्रेंड्स बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन क्लोज फ्रेंड होना या इंटीमेट फ्रेंड होना बहुत मुश्किल है। ठीक है, और इसीलिए फॉस्फोरस के मैक्सिमम फ्रेंड सुपरफिशियल लेवल पे होते हैं। Making relation and feeling emotion at superficial level and attention seeking behavior are some of the prominent symptom of our personality disorder too. हमारे पर्सनालिटी डिसऑर्डर में भी हम यही पढ़ रहे हैं कि आप सुपरफिशियल लेवल पे इमोशन शो कर रहे हैं और आपका अटेंशन सीकिंग बिहेवियर है। कुछ रूब्रिक्स देख लेते हैं। डेल्यूजन, शी इज अलोन इन द वर्ल्ड, ऐसा मान लिया है, फॉल्स बिलीफ बिठा ही लिया है कि मैं दुनिया में अकेला हूं। अफेक्शनेट एंड रिटर्न्स अफेक्शन, दूसरों के प्रति अफेक्शनेट है और अफेक्शन को रिटर्न करता है। अमेटिवनेस है, वांट ऑफ अटेंशन है, एंड क्लेयरवॉयंस। ठीक है, इन सारे सिम्टम्स को देख के हम ये समझ सकते हैं कि हिस्टोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर में फॉस्फोरस फिट बैठ सकती है। अब एक हमेशा हम रेयर रेमेडी को पढ़ते हैं, तो आज पेरिस क्वाड्रिफोलिया। पेरिस इज द सिचुएशन ऑफ एन ओनली चाइल्ड इन द फैमिली। पेरिस बेसिकली एक ऐसी फैमिली में एक ऐसा बच्चा होगा जो इकलौता बच्चा हो। ठीक है, इसके अलावा सारे के सारे अडल्ट हैं और जो उसके सामने हमेशा क्या कहते हैं मैच्योर बातें कर। ठीक है, तो उसको हमेशा ये चीज रहेगी कि ये क्या बात कर रहे हैं, मेरे समझ में तो नहीं आता। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली वो अभी पैदा हुआ है और आप उसके सामने मतलब लेवल 10 के ऊपर की बातें कर रहे हैं तो उसके नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो वो हमेशा बेसिक अमेनिटीज के लिए डिमांड जो है उसकी वो तो फुलफिल हो जा रही है। ठीक है, लेकिन जो क्वालिटी टाइम चाहिए उसको कि अपने माता पिता के साथ वो क्वालिटी टाइम बिता सके, वो नहीं कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए उसको आइसोलेशन फील होता है। In order to rescue from this situation, to attract attention and love of people around him, he behaves foolishly and in a silly way. तो आपको यहाँ पे क्या दिखाई देगा कि ये जो प्यार इसको चाहिए, इसके लिए क्या करेगा ना, बेवकूफों जैसा बिहेव करेगा। अपने घर वालों के चारों तरफ ना ऐसा बिहेव करेगा कि वो जबरदस्ती हंसे और वो जबरदस्ती उसको अटेंशन दें। ठीक है, इसके लिए वो बेवकूफों की तरह बात कर सकता है, वो बिना मतलब हंस सकता है और ईगोइस्टिक वे में बिहेव कर सकता है, सिर्फ अटेंशन को अपने प्रति अट्रैक्ट करने के लिए। इसमें अगर हम कुछ रूब्रिक्स देखें, लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, इसका फैमिली समझ में नहीं आएगा। ठीक है, पेरिस क्वाड्रिफोलिया में हमेशा ये चीज रहेगा कि इसको रियल लव नहीं है अपनी फैमिली के प्रति, और इसको हमेशा यही लगता है कि इसकी फैमिली भी इसको वो लव नहीं दे रही। ठीक है, चीयरफुल एंड फूलिश, चाइल्डिश बिहेवियर, फ्रिवलस, गॉसिपिंग, हॉटी, लोकेशियस, चीयरफुल एंड एक्सुबरेंट। इन रूब्रिक्स को अगर देखेंगे तो यहाँ पे पेरिस क्वाड्रिफोलिया मेंशन्ड है सिंथेसिस रिपोर्टरी में। ठीक है, नेक्स्ट इज पैलेडियम। नार्सिसिज्म में भी पैलेडियम था। The main feeling of Palladium is that if he does not earn good opinion of others about himself, he will be neglected and forsaken. इसको प्यार अगर नहीं मिला, अगर लोगों से इसने अच्छा ओपिनियन अपने लिए नहीं सुना, तो इसको ऐसा लगता है कि जिंदगी में अकेला रह जाएगा और इसको कोई प्यार नहीं करेगा, सारी दुनिया इसको निग्लेक्ट करके रखेगी। ठीक है, इनका सारा का सारा सेल्फ एस्टीम ही इसी चीज पर डिपेंड करता है कि दूसरे इसके बारे में क्या सोचते हैं, दूसरे इसको अप्रूव करते हैं कि नहीं करते हैं। ठीक है, और इसीलिए ये अच्छा बिहेव करता है ताकि लोग इसके बारे में अच्छा सोचें और अच्छा अच्छा ओपिनियन दें। ठीक है, यहाँ पे कुछ रूब्रिक्स हैं। फ्लैटरी डिजायर्स, डेल्यूजन्स, शी इज नॉट अप्रिशिएटेड, डेल्यूजन, ही इज नेग्लेक्टेड, ऑफेंडेड इजिली। ये सारे रूब्रिक्स में पैलेडियम मेंशन्ड है। ठीक है, इन सिम्टम्स के बेसिस पे मुझे ऐसा लगता है कि हिस्टोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर में ये मेडिसिन फिट बैठती है। आज की लास्ट मेडिसिन हायोसाइमस नाइगर। हायोसाइमस नाइगर में बहुत बड़ा फियर है अकेला रह जाने का। ठीक है, फियर है अकेला रह जाने का, फियर है आउटसाइड के डेंजर को, मतलब आउटसाइड वर्ल्ड का कोई डेंजर है जिसको मुझे अकेले ही फेस करना पड़ेगा, कोई मेरे साथ नहीं आएगा और मैं इसको अकेले ही फेस करता रह जाऊंगा। ठीक है, तो इसको इस चीज का बहुत बड़ा डर है, इसके लिए फुलिशली बिहेव करता है,
रिडिकुलसली बिहेव करता है और कभी कभी पागलों जैसा भी बिहेव कर सकता है, ठीक है। लेकिन इसका सारा का सारा रीजन यही है कि इसको अटेंशन चाहिए या लोग हंस दें इसकी चीजों पे, ठीक है। वन ऑफ द मेन फीचर्स ऑफ हायोसाइमस कुड बी फीलिंग ऑफ बीइंग सेक्सुअली अनअट्रैक्टिव। हायोस को कहीं ना कहीं अंदर से ऐसा लगता है कि वो सेक्सुअली अनअट्रैक्टिव है, इसीलिए इसका जो बात करने का तरीका होता है वो शेमलेस होता है, ज्यादातर सेक्सुअल होता है, और इसीलिए इसका जो बिहेवियर होता है वो सेक्सुअली प्रोवोकेटिव या ल्यूड बिहेवियर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो रूब्रिक्स हैं वो ल्यूडनेस वाले और शेमलेसनेस वाले आएंगे ही आएंगे, क्योंकि इसका बिहेवियर उसी तरीके का होता है। दीज पेशेंट्स कैन बी लाउड, एक्साइटेड, एनिमेटेड विथ एन ओवर द टॉप सेक्सुअल बिहेवियर, ठीक है। लाउड हैं, बहुत तेज तेज बात करते हैं, एक्साइटेड इजिली हो जाते हैं, बहुत एनिमेटेड होते हैं, और इनका जो टॉक करने का तरीका होता है वो बहुत लाउड होता है, ठीक है। ओवर द टॉप सेक्सुअल बिहेवियर accompanied with loud lewd talks and displaying genitals. ओपनली डिस्प्लेइंग जेनाइटल्स बहुत कॉमन है हायोसाइमस, और ये मेरे हिसाब से हर होम्योपैथिक फिजिशियन जानता है बहुत अच्छे से। कुछ रूब्रिक्स में ये चीज मेंशन्ड है हायोस में: फुलिश बिहेवियर, लेसिवियस लस्टफुल, ल्यूडनेस, shamelessness exposes the person, nymphomania, singing obscene songs, laughing loudly, jesting, ridiculous और foolish। ये सारे के सारे सिम्टम्स हायोस में बहुत क्लियरली दिखते हैं। कंक्लूजन, आज के इस पूरे के पूरे लेसन का कंक्लूजन क्या निकला? सबसे पहले हिस्टोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर को पढ़ा था डॉक्टर सिगमंड फ्रूइड ने, ठीक है। और इसका जो रूट है, अगर हम पढ़ने की कोशिश करें हिस्टोनिक को, तो इसका जो रूट है ना वो हिस्टेरिकल न्यूरोसिस तक जाता है, ठीक है। बाद में इन्होंने साइकोएनालिटिकल थ्योरी को डिस्कस किया, जो हमने कॉजेज में पढ़ लिया था। इसका जो कॉन्सेप्ट था वो दो पार्ट, पहला था हिस्टेरिकल न्यूरोसिस और दूसरा था हिस्टेरिकल कैरेक्टर। जो हिस्टेरिकल कैरेक्टर वाला पार्ट था ना वो बाद में हिस्टोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो गया। इस आर्टिकल से हमने बेसिकली ये समझा कि जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर है हिस्ट्रियोनिक वाला, ये एक्यूट नहीं है, ठीक है, ये क्रॉनिक है। एक इंसान में ये वाले बिहेवियर बहुत लंबे टाइम तक दिखने चाहिए, ठीक है। इसीलिए ये मेनिया की तरह या सिजोफ्रेनिया की तरह बहुत अलार्मिंग नहीं होता है, ठीक है। और ये छोटे छोटे डिस्ट्रेसिंग सिम्टम्स होते हैं जो हमें नोटिस करने पड़ते हैं। और यहाँ पे हमने ये भी समझा कि साइकोलॉजिकल रीअश्योरेंस बहुत जरूरी है, साइकोथेरेपी बहुत जरूरी है, और उसके साथ साथ अगर आप मेडिसिन का यूज करेंगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये था मेरा आज का टॉपिक, हिस्टोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। लास्ट में ये रेफरेंसेस हैं, अगर किसी को ये जानना हो कि मैंने टॉपिक कहाँ से लिया, कौन सा चीज कहाँ से पढ़ा, तो इसमें कुछ बुक्स के रेफरेंस हैं और कुछ वेबसाइट्स के रेफरेंस। थैंक यू, ये सेशन यहीं पे खत्म हो रहा है, एंड ओवर टू यू मैम। थैंक यू वेरी मच सर, आपने बहुत ही खूबसूरती से हिस्टोनिक वो पर्सनालिटी डिसऑर्डर को आप समझा। इसमें सर मेरा एक क्वेश्चन है, अगर किन्हीं और का क्वेश्चन हो तो काइंडली हैंड रेज कर दे, बट मैं अभी एक मेरा क्वेश्चन है सर। आपने जो ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर को आपने एक्सप्लेन किया, तो एक कबीर सिंह मूवी आई थी, वो कौन सा पर्सनालिटी डिसऑर्डर है? मैम कबीर सिंह जो मूवी थी वो ज्यादातर जो बिहेवियर था उसका वो एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर में था, ठीक है। उसका जो ज्यादातर बिहेवियर था ना वो, क्योंकि ऐसा था कि जो नॉर्मल इंसान में नहीं देखा जा सकता, ठीक है, वो कहीं ना कहीं एंटी सोशल बिहेवियर था। और अगर हम उस पर्सनालिटी डिसऑर्डर को जज करें, जस्ट अ मिनट। കയ്യ പഠിക്കണം മാറി ഇല്ല ഞാൻ മോൺ മേടിക്കട്ടാ നീ മാറി അങ്ങോട്ട് പോയി. हाँ मैम, तो जो हमने कबीर सिंह में देखा था वो एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर था, और कहीं ना कहीं नार्सिसिज्म भी था उसमें। तो अगर हम उसको जज करेंगे तो ज्यादा तो एंटी सोशल पे था, ठीक है, और थोड़ा बहुत नार्सिसिज्म था, क्योंकि सिर्फ अपने बारे में सोच के चल रहा था और दूसरों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना। तो कहीं ना कहीं नार्सिसिज्म था थोड़ा बहुत, लेकिन मैक्सिमम एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। नासिर में मनीष जी, और आपने थिएट्रिकल जो ये वर्ड यूज किया, इट मींस क्या, वो ड्रामा? हाँ मैम, थिएट्रिकल का मतलब ड्रामा है कि ओवर ड्रामेटिक बिहेवियर होगा। मेरी आवाज आ रही है? एक मिनट, मनीष जी, आपने जो जी सर। कहा ये जो हिस्ट्रोनिक और नार्सिसिस्ट में जो मैं देख रहा हूँ कि कॉमन चीज जो दिखाई पड़ रहा है, दोनों को एक सेल्फ है ना। नार्सिसिस्ट जी सर। को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है, ये भी अपने आप को इंपॉर्टेंस दे रहा है। हाँ सर। तो इस दृष्टिकोण से अगर हम सेल्फ को ज्यादा देखते, सेल्फ का ज्यादा इमेज होता है, तो इस दृष्टिकोण से इसमें बेसिक डिफरेंसेस क्या होना चाहिए?
मुझे लगता है कि बेसिक डिफरेंसेस तो खाली आपका ये जो नार्सिसिस्ट और इसमें ज्यादा दूरी दिखाई नहीं पड़ रहा है। सर नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर में बेसिकली सारा का मतलब जो बिहेवियर था वो इस वजह से था क्योंकि हम कहीं ना कहीं अपने आप को दुनिया के ऊपर मान रहे थे। ठीक है, हम कहीं ना कहीं ये समझ रहे थे कि हम ही सबसे ऊपर हैं और बाकी सब हमसे नीचे हैं। ठीक है, तो हम दूसरों का इस्तेमाल किस तरीके से कर सकते हैं, हम दूसरों को धोखा किस तरीके से दे सकते हैं, दूसरों को अपना काम करने के लिए मजबूर कैसे कर सकते हैं, नार्सिसिज्म सिर्फ उसके चारों तरफ घूम रहा था। हिस्ट्रियोनिक में सिर्फ अटेंशन चाहिए। यहाँ पे सिर्फ सारी जो चीजें हो रही हैं वो सिर्फ इसलिए हो रही हैं क्योंकि मुझे अटेंशन चाहिए। यहाँ पे हम कहीं भी मतलब अगर हमें वो अटेंशन करने के लिए सामने वाले के सामने गिड़गिड़ाना पड़े, रोना पड़े, अपने आप को इमोशनली वीक भी दिखाना पड़े तो हम करेंगे। और जबकि नार्सिसिज्म में ऐसा नहीं होगा। नार्सिसिज्म में क्योंकि हम ही राजा हैं तो सामने वाले को हम चलाएंगे हमारे हिसाब से और सामने वाले को चलना पड़ेगा। हिस्ट्रियोनिक में ऐसा नहीं है। हिस्ट्रियोनिक में हम जैसे हमने फॉस्फोरस में पढ़ा था कि हम मतलब सामने वाले का जो अफेक्शन है वो रेसिप्रोकेट कर सकते हैं, सामने वाले के लिए इमोशनल हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सबका बेसिक ग्राउंड ये होगा कि हमें अटेंशन चाहिए। तो बेसिक डिफरेंस इस तरीके से मेरे हिसाब से समझ सकते हैं उसको। आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। तो इसको ऐसे भी हम लोग समराइज कर सकते हैं, नार्सिसिस्ट जो होते हैं वो काफी इगोइस्ट होते हैं और डिक्टेटोरियल नेचर के होते हैं, है ना। जी सर। उसके कारण वो सेल्फ इमेज पर ज्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन जो हिस्ट्रॉनिक में आते हैं तो ये आपका एक सिचुएशनल कंडीशनल होता है, एक स्टेट ऑफ द माइंड डिस्पोजिशन हो जाता है, जो कि जिसमें कि आप जैसे एक रूब्रिक्स है रिपर्टरी में बहुत बढ़िया बड़ा कैप्रिशियस बिहेवियर, है ना। जी सर। तो कैप्रिशियस बिहेवियर में जो हम लोग देखते हैं वो इम्पॉर्टेंट बात ये होता है कि कैप्रिशियस का मतलब होता है कि उसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए पता नहीं होता, वो नहीं जानता है। लेकिन इस कैप्रिशियस में भी हम इसको नहीं रख सकते हैं क्योंकि ये तो चाहता है भीतर में, इसके पीछे में डिजायर है कि मेरे को पास में रहे, अटेंशन सीकिंग है। जी। और कैप्रिशियस बिहेवियर जैसे चाइना है, ये है, तो उसमें है कि उसके पास में ही डोंट नो व्हाट ही वांट, he is not able to explain himself कि वो उसको क्या चाहिए। ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है डिस्टिंग्विश करने का। दूसरा चीज जो अटेंशन सीकिंग बिहेवियर है, इसको रिपोर्टरी में बहुत ही वाइडली रेफरेंस किया है, इस पर कोई रूब्रिक्स मेडिसिन नहीं दिया है। इसके अंदर में जो सब रूब्रिक्स सॉरी क्रॉस रेफरेंस जो है तो बहुत लंबा चौड़ा है, जहाँ की जी शुरू सर। फॉर सेकेंड फीलिंग से शुरू करता है। फॉर सेकेंड फीलिंग अपने आप को आइसोलेटेड पाता है। तो मैं चूंकि हम लोग एक आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया साइकोलॉजिकल जो होना चाहिए, लेकिन जो हमारे रिपर्टरी में जो बात समझा गया, रिपर्टरी के अंदर में जो समझा गया है, इसको हमको लगता है कि उसको इस हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के हिसाब से लोगों ने नहीं समझा है। उन्होंने एक उसका एक एलिमेंट को लेकर के चला, हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी का जो ओवरऑल अलग अलग एक्सप्रेशन को लेकर के, इसलिए अलग अलग रूब्रिक्स बने हैं। तो जैसा हम लोग देख रहे हैं कि रिपोर्टरी का जो डेवलपमेंट हो रहा है, जैसे आपका साइकोलॉजिकल, जैसे आपका ये जो फ्रेडरिक स्वान्स का लेटेस्ट एडिशन सब जो आ रहे हैं रडा के, तो उसमें जो रूब्रिक्स ऐड हो रहे हैं वह रूब्रिक्स जो है तो आपको साइकोलॉजी, इसलिए हम लोगों को जब रिपोर्टरी में रूब्रिक्स देखते हैं और उसको अगर आप कंपेयर करेंगे हिस्ट्रॉनिक डिसऑर्डर से और फॉर सेकेंड फीलिंग से, तो दोनों का कुछ दिक्कत हो जाएगा, है ना। जी इसलिए सर। को उस हिस्ट्रॉनिक डिसऑर्डर के हिसाब से अगर आप सोचते हैं तो मीनिंग कुछ दूसरा ही दिखलाई पड़ता है। लेकिन अगर आपको ये रिपोर्टरी जो जनरल कटिंग ना कानिकले हूं who is that बार you are trying to disturb the meeting. Okay. देखिए कौन से तो बार इनको डिस्टर्ब करने कौन है, रसीना। सर डॉक्टर रसीना मोहम्मद। रसीना जी आप डोंट ट्राई टू अनम्यूट योरसेल्फ, यू आर डिस्टर्बिंग द प्रोग्राम, अदरवाइज हम लोग आपको रिमूव कर देंगे। ओके, तो हम लोग का बात बोलने का टूट जाता है। ये चीज को रिपोर्टरी के ध्यान में अब नए जो रूब्रिक साइकोलॉजिकल रूब्रिक सब जो आ रहे हैं, जैसे कि एनाल फिक्सेशन,
मदर ओडिपस कम्प्लेक्स, ये सब जो आ रहे हैं, इसको हम लोगों को ध्यान में रख करके रिपोर्टरी को दो तरह से देखना होगा, है ना। एक है, अगर आप साइकोलॉजी के दृष्टिकोण से देखते हैं, साइकोलॉजी के दृष्टिकोण से, तो रिपोर्टरी के बाकी रूब्रिक्स को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन अगर रिपोर्टरी का जो ट्रेडिशनल मोड रहा, केंट से लेकर के अभी तक जितने भी स्टॉलवर्ट्स रहे, वो लोग साइकोलॉजिस्ट नहीं थे, उनका बैकग्राउंड साइकोलॉजी नहीं था, उनका मेडिकल बैकग्राउंड था, और मेडिकल बैकग्राउंड होने के कारण उनके अंदर में साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट नहीं डेवलप किया। लेकिन बाद में इधर फ्रेडरिक साइंस के बाद में अब नए समय में, इसलिए रिपोर्टरी पर बड़ा ध्यान से हम लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए इसको यूज करने के लिए। और ये बहुत अच्छा हमको लगता है कि अगर हम लोग आगे चल करके आने वाले समय में पूरा रिपोर्टरी जो है सो साइकोलॉजिकल पैटर्न हो जाएगा, तो पेशेंट को एनालाइज करने में साइकोलॉजिकल एनालिसिस जो है तो आपके लिए बहुत ज्यादा मजा आएगा, बहुत सरल हो जाएगा। जी सर। आपका हम लोग कहते हैं कि ट्रांजिशनल फेज ऑफ रिपोर्टरी है। ट्रांजिशनल मतलब कि पुराने मॉडल से लेकर के नए मॉडल में चेंज होने का समय चल रहा है, और ये अच्छा है। आपने जो पिछले बार भी एंटी सोशल बताया था, नार्सिसिस्ट बताया था, आज आपने इसको टेकअप किया, वो भी बहुत इमरजेंसी में आपने टेकअप किया है। मैंने आपको इमरजेंसी में आज ये टॉपिक दिया, तो ये अच्छा है। और आप 4 तारीख को इंग्लिश सेशन में आप इसको फिर से प्रेजेंट कर रहे हैं। 4 को है ना सर? जी सर, हाँ सर, 4 को ही है। 4 को है आपका इंग्लिश सेशन में। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि और भी इस पर डिटेल्स होंगे, और जी सर, हाँ, मेडिसिन के साथ में हम लोग इसको देखें। एक है मेट्रा मेडिका का बेस को लोगों को मजबूत रखना चाहिए, है ना। उसके जो थीमेटिक अंडरस्टैंडिंग हर एक मेडिसिन का अगर आपके पास में होता है, तो आपके पास में प्रॉब्लम नहीं होगा। थीमेटिक अंडरस्टैंडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हर एक मेडिसिन का। तो उसको दृष्टिकोण में रख करके हम इस प्रॉब्लम से, जो भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है बिकॉज ऑफ द साइकोलॉजी एंड द ट्रेडिशनल ओल्ड रूब्रिक्स एनालिसिस में, तो उसको दूर करने के लिए आपको सबसे ज्यादा जरूरी होगा कि हम लोग मेट्रा मेडिका के मूल थीम को, हर एक मेडिसिन के मूल थीम को ध्यान में रखें, साइकोलॉजिकल थीम को ध्यान में रखें।